नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपकी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो पर्यावरण का टॉपिक चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई वहां जाकर आप देख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, पर्यावरण में जो चीज़ें हैं आपकी पारिस्थितिकी वगैरह है, फूड श्रृंखला है आपकी, फूड चेन जैसे आप बोलते हो, खाद्य श्रृंखला वगैरह, उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जानकारी आपको दी थी और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन करा रहे थे। क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ साथ क्वेश्चन कराती हुई चलूंगी जो आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है। फटाफट से अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 21 प्रश्न जो हमारा है। इसके पहले ही क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लेना। पहला आपका दो आपको वाक्यांश दिए हुए हैं, एक कथन और एक कारण। इसको जल्दी से पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है आपसे इसमें से क्या सही है और क्या नहीं है। देखो ये हो सकता है बहुत से लोग बोलो थोड़ा सा टफ, मतलब क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले आने के चांसेस कम है, लेकिन इसी के थ्रू हम लोग चीज़ों को एक तो समझ जाएंगे और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर का हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। हो सकता है वहाँ पे कथन और कारण वाले क्वेश्चन दे दिए जाएं। तो देखो कथन क्या है आपका, प्राकृतिक वनस्पति जो आपका नेचुरल आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, वनस्पति होती हैं आपकी, वो जलवायु का सही सूचकांक है। तो बिल्कुल सही। अगर देखो आप जिस जगह पे रहते हो वहां क्या है, जिस तरह की आपकी प्राकृतिक वनस्पति होती है उन्हीं को देख को आप बताते हो कि हाँ यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो बिल्कुल वो सही आपके सूचकांक है, वही आपके सूचक हैं जो आपको बताते हैं किस तरह का वहां पर मौसम है या जलवायु है। कारण क्या है, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। क्यों बताया, क्योंकि जो जल प्रिय पौधे जिनको पानी पसंद है, जो ऐसे पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आर्द्र जलवायु में, जिस जलवायु में हमेशा नमी रहती है वहां पर पाए जाते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों चीजें आपकी एकदम सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो उसका क्या हो जाएगा, पहले का आपका ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अच्छा ये नंबर लिखा हुआ है, बहुत से लोग जैसे कोई क्वेरी होती, कुछ पूछते हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना, ठीक है। ये नंबर मुझे याद नहीं इसलिए आपको यहाँ लिख दिया है 9026543124। कोई भी क्वेरी है किसी चीज के रिगार्डिंग आप यहाँ पे उसको पूछ सकते हो। आगे देख लो, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क आपने सुना होगा, इको यानी कि इको फ्रेंडली, हर चीज बोलते हैं ना, इको फ्रेंडली हो, इको ये हो, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपके पर्यावरण के लिए, जो चीज पर्यावरण के लिए अच्छी होती है उन्हें हम एक मार्क देते हैं। क्या मार्क देते हैं उन्हें, इको मार्क बोलते हैं। तो इको मार्क किनको दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो। तो 22 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप उतनी देर में क्या किया करो, सारे ऑप्शन देख लिया करो। मेरे ऑप्शन आने के पहले, मेरे आंसर आने के पहले कोशिश किया करो कि आपके आंसर आ जाएं, ठीक है। एक चीज और आपको दिखा दूं, बहुत से लोग मुझसे जिसकी क्वेरी कर रहे थे वो भी यहाँ दिखा देती हूँ तुरंत ही। अभी देखो बहुत से लोग मुझसे उसके लिए पूछ रहे थे कि मैम अगर हमें नोट्स लेना हो तो क्या करना हो। तो देखो ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये नोट्स हैं, ठीक है, जो टाइप कराए गए हैं अभी आपके लिए। तो यहाँ देखो आपको वन लाइनर चीजें ऐसे दिखेंगी आपकी, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है कि प्रदूषण क्या है, जो आपकी योजनाएं वगैरह है, जो आपके प्रयास चल रहे, नमामि गंगे मिशन वगैरह चल रहा है, एक्स-C2 इन-C2 वगैरह जो है आपका, जितने आपके प्रमुख हॉटस्पॉट वगैरह हैं, और जो चीज़ें हैं आपकी एसडीजी वगैरह जो आपके एग्जाम में है, आपके कोर्स में है, उन सब चीज़ों की जो थोड़ी और डेफिनेशन है वो, प्लस जितने आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हाईलाइटेड रहेंगे आपको, वो अगर आप चाहो तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए वही जो नंबर मैंने अभी आपको बताया है वहां से आप वो करोगे कॉन्टैक्ट, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये क्योंकि बहुत से लोग मुझसे क्वेरी करते रहते हो इसकी, इसलिए मैंने आपको इसको दिखा दिया कि ये इस तरह का आपको कुछ पैटर्न मिलेगा, ठीक है। चलो हम लोग फटाफट से अपने उसमें आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस पे हम लोग जल्दी से आ जाते हैं अपने। हमारे क्वेश्चंस क्या था, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था हमने। इको मार्क किसको दिया था, जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट देख लो, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण आपका हानिकारक है। क्यों हानिकारक है बताओ। आपका जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज इतनी बन रही है, वो हानिकारक किस लिए है, वो हानिकारक बताओ मुझे जल्दी से। आप देख के बता सकते हो मुझे किस चीज के लिए वो आपकी क्या है, हानिकारक है। 23 का जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही बात। देखो किसके लिए हानिकारक है, संतुलित विकास क्या इससे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो बैलेंस्ड नहीं हो पाएगा।
पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, हर चीज़ की बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम राइज हो जाएंगी। तो बैलेंस आपका नहीं रहेगा, क्योंकि ढेर सारी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, हमें पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। नगरीकरण की अगर बात करें, जो बड़ी बड़ी आजकल सिटीज डेवलप हो रही, गांव तो देखो आपका अर्बनाइजेशन पहुंच गया है, नगरीकरण पहुंच गया है, तो क्यों, क्या कारण है आपको पता? सबसे पहले जब कुछ नगरीकरण होता है, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बन रही है, उसके लिए क्या पहले सबसे पहले काम होता है, पेड़ों को काटा जाता है। जैसे ही पेड़ों को काटोगे वैसे ही क्या होगा, संतुलित विकास खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए हानिकारक है। पर्यावरण परिस्थिति के लिए भी हानिकारक है, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी। भाई आपको पता है ये बात कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत से ढेर सारे जीवों का क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, उनका घर होता है। इसीलिए देखो इस समय बड़े बड़े शहरों में क्या है, चिड़िया, बहुत से पक्षी जो दिखना मुश्किल हो चुके हैं, तो उन सब का कारण क्या है, यही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूं, जिससे कि आपको चीजों की समझ बढ़ जाए। क्वेश्चन देखो पर्यावरण के जो आएंगे बहुत टफ नहीं आएंगे, लेकिन जो चीजें आएंगी थोड़ा सा आपको दिमाग को लगा के सोच के आंसर मारना होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश अगर नहीं भी पता है, सोचो आपको नहीं पता है इसका आंसर, तो आप क्या मारोगे, झूम की कृषि की प्रोन्नति जो है, तो उसके लिए तो नहीं ही होगा, है ना। झूम आपको पता है, आपको कृषि होती है जो नॉर्थ ईस्ट में करी जाती है, तो ये उसके लिए तो नहीं ही होगा। नदी जल का शुद्धिकरण, क्या लगता है, नदी जल का शुद्धिकरण, ये हो सकता है। वॉश है तो हम इसको चलो सोच सकते हैं। हरियाली हटाना, ये भी हो सकता है क्या। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, जिनको इंग्लिश पता होगी, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होगी, या जो थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे होगे आपकी चीज की, तो आपको पता होगा, बोलते हैं ना उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, माइंड वॉश कर दिया गया है, यानी कि धुल दिया गया है उसको, है ना, धुल दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कोई कुछ आंसर देता है हम लोग कहते हैं नहीं अरे इसका तो ब्रेन वॉश हो गया है, ये अब उसी की भाषा बोल रहा है, यानी कि कोई और कुछ समझा देता है तो आप वही चीज बोलने लग जाते हो, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश। ग्रीन वॉश क्या है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। जब ऐसा होता है, पर्यावरण संरक्षण कोई झूठा वादा करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉश की तरफ इशारा करते हैं। तो ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है, आपका पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत है, इसका आंसर पूरी क्लास को पता होगा। तो क्या है, 5 जून। अब यहाँ पे आपके लिए एक चीज और है कि थीम क्या था इस बार, अभी जो आपका 2026 में आने वाला है आपका, उसका थीम क्या है, और 2025 का क्या थीम था, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम। आगे देख लो नेक्स्ट। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है वो किसके बीच आपके संबंधों का अध्ययन है, जल्दी से बता दो इसका क्या है। 26 का इसका ए हो जाएगा, जीव और वातावरण, ठीक है। किसके बीच का संबंध है, जीव और वातावरण के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, किसने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, इनका नाम रट लो, इनका नाम है ए.जी. टांसले। क्या नाम है इनका, ए.जी. टांसले, रट लो, टांसले, ठीक है। टांसले ने क्या किया, टॉस किया और क्या हुआ, तंत्र की स्थापना कर दी, ठीक है। टांसले, ऐसे कुछ भी याद कर लो, देखो टांसले, टांस तंत्र याद रखो, ए.जी. टांसले, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र कोई पूछे कहीं उसका क्वेश्चन है, संकल्पना किसने दी, तो ए.जी. टांसले ने दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। और प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छी लगे तो उसको प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी एक आपका फीचर आ गया है हाइप वाला, उसे हाइप भी कर दो, वीडियो से ज्यादा लोगों को पहुंचे, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि 2-3 दिन की जो छुट्टी मेरी ऑफिस की है, मैं भी राजस्व लेखपाल में हूँ, तो इन सबको पूरा यूटिलाइज करके आपके कंटेंट को देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं, जल्दी से पढ़ लो और मुझे बताओं। जिसको पता होगा वो हो सकता है आंसर तुरंत दे दे, जिसको नहीं पता होगा उसको थोड़ा सा समय लगेगा। अभी मैंने क्या बताया, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किसके बीच में होता है, किसके बीच का संबंध होता है, जीव और वातावरण के बीच का जो संबंध होता है उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब बताओ, तो ये जैविक और अजैविक के संगठन से होता है, बिल्कुल होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, बिल्कुल है। लेकिन क्या सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता। ये कैसा तंत्र है, ये आपका खुला तंत्र होता है, ओपन इकोसिस्टम होता है, ठीक है। इकोसिस्टम जो आपका है वो क्या है, खुला तंत्र होता है, ना कि बंद होता है। तो 28 का क्या सही नहीं है, सी वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम
पारिस्थितिक तंत्र है? कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, बताओ इसमें से। तो कौन सा है? देखो, धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो कौन सा इसमें से है? वन तो अपने आप आपको पता है, घास का मैदान भी अपने आप उगता है, झील भी नेचुरल होती है। कौन सी चीज बची? आर्टिफिशियल, धान का खेत। धान का खेत जो होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, क्योंकि वो मनुष्य द्वारा लगाया जाता है, धान की खेती की जाती है। तो खेत हमेशा कहीं भी आए, कोई भी खेत होगा, वो क्या होगा? आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल आपका इकोसिस्टम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? देखो, बहुत अलग तरह के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, सब जीव और वातावरण, जैसे आपका क्या है, जमीन पे आपका है, आपका मरुस्थल है, आपका समुद्र है, सब जगह अलग तरह के जीव है और अलग तरह का वातावरण है, उनके बीच में जो संबंध होता है उन्हीं को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पे देखो किस तरह के आपको दिख रहे हैं, मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय और सामुद्रिक। तो कौन सा सबसे ज्यादा फैला हुआ है? सबसे ज्यादा क्या फैला है पृथ्वी पर? आपके पानी। तो सबसे ज्यादा बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? वो भी हमारा सामुद्रिक होगा। तो क्या है? 30 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, मैं बार बार बताएं, थोड़ा सा समझते हुए चलो कि क्वेश्चन देखो और आंसर अपने आप सोचो कि एग्जाम में एग्जैक्टली जरूरी नहीं वही चीजें आए, लेकिन एग्जाम में आपकी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि हमें अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सोचना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा मैंने अभी कौन सा बताया आपको? सबसे बड़ा मैंने आपको बताया समुद्री वाला है। तो सबसे स्थिर कौन सा है? देखो, सबसे स्थिर यानी कि सबसे स्टेबल कौन सा है? आपका सागरीय होता है। सबसे स्टेबल जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? आपका सागरीय है। 31 का क्या है? आपका ए है। समुद्रिक जो है सबसे स्थिर आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? क्वेश्चन ध्यान देना, ये नहीं वाला जो चीजें जब एग्जाम में आती है ना, कई बार गलत होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे होती, मुझसे भी होती है, सबसे होती हैं। तो नहीं को बहुत ध्यान देना, कब नहीं पूछ लेता है। ये पूछा है संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ठीक है। तो कौन मदद नहीं करता है? जैव मंडल भंडार मदद करता है, वर्षा जल का जो प्रबंधन होता है, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर जिसे आप बोलते हो, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे आप बोलते हो, वो क्या है? वो भी आपका मदद करता है। वनारोपण यानी वनों को लगाना, वो भी आपका क्या है? मदद करता है। कौन मदद नहीं करेगा? आपका 32 का ए, वनों को काटना। अगर आप वनों को काटोगे, खत्म करोगे जंगल को, तो क्या होगा? पारिस्थितिकी संतुलन बनेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? बिगड़ेगा। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 33 क्वेश्चन आपका है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला की अगर इंग्लिश आप बात करो तो क्या बोलते हैं इसे? हम फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन क्या होती है? देखो, फूड चेन होती है किस तरह से हम लोगों का खाना स्टार्ट होता है। जैसे कि एक आपकी क्या है? घास है, ठीक है। अब घास को कौन खाएगा? घास को हम लोग तो नहीं खाएंगे, या तो गाय खाएगी या फिर बकरी वगैरह खाएंगी। तो घास को कौन खा रहा है? आपकी गोट खा रही है। अब इस गोट को कौन खाता है? गोट को लायन खाता है। तो ये क्या होती है? ये जो ऑर्डर होती है ना, हायरार्की होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन, हिंदी में खाद्य श्रृंखला। समझ में आ रहा होगा, यही आपकी क्या है? खाद्य श्रृंखला है। ग्रास को किसने खाया? गोट ने खाया। गोट को किसने खाया? लायन ने खाया। उसके बाद अगर लायन को आप देखोगे, जो भी आगे चीजें होती वो हमारी क्या होती है? फूड चेन होती है। देखो इसमें से और मुझे बताओ सही क्रम इसमें क्या होगा। जल्दी से देखो और बताओ मुझे इसमें सही क्रम क्या होगा। 33 का बताओ जल्दी से, क्या सही क्रम है इसमें से? बिल्कुल सही। देखो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे घास होगा। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा के बाद क्या आएगा? मेढक, और मेढक को सर्प, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी कोई भी आपका सही नहीं है, ठीक है। 33 का ए दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, किसी क्वेश्चन में क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको दोबारा जब क्लास लूंगी अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। और भी कोई आपको क्वेरी हो रही कि मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही है, कुछ और आपको सजेशन होगा कि इस तरह से पढ़ाइए मैम तो ज्यादा कन्वीनियंट है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? जीवीय संगठक कौन सा नहीं है? दिख रहा है आपको इसमें, बताओ कौन सा इसमें से जीवीय संगठक नहीं है? वायु। वायु क्या है? आपकी अजैविक चीज है, जैविक तो है नहीं। एबायोटिक कंपोनेंट आपका कौन सा है इसमें से? वायु है, अजैविक है। तो वही आपका क्या है? जीवीय संगठक नहीं है। बाकी वनस्पति, जीवाणु, जानवर सब क्या है? आपके जीवीय है। तो 34 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 क्वेश्चन, फटाफट से देख लो क्या लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन रीड करो आप लोग, क्या है?
परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। देखो जो चीजें मैंने आपको समझाई नहीं, अभी समझाई पीछे ना, उसी को फिर क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आ गई। खाद्य श्रृंखला क्या निर्देशन करती है कि जीवों की जो श्रृंखला है, जो लोग हैं, जो पशु हैं, उनकी जो चेन है वो क्या होती है? एक दूसरे के आहार से पोषित होती है ना। हमने बताया ना आपको, ग्रास जो है, ग्रास को किसने खाया? गोट ने खाया। गोट को किसने खाया? लायन ने खाया। तो वही क्या करती है? ये करती। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पढ़ लो। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। खाद्य श्रृंखला तो विभिन्न जातियों के उसमें अंतर्गत पाई जा रही है। अलग तरह की जातियां हर बार आ रही हैं, है ना। बकरी को शेर खा रहा है, शेर को कोई और खाएगा, तो अलग अलग जाति के लोग हैं, तो ये तो गलत हो गया। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी संख्याओं के बारे में बात नहीं होती खाद्य श्रृंखला में, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है इसमें? इसका सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, केवल एक हो जाएगा। 35 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? बताओ कौन इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता है, आपको बताना है। प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी आपका है, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? तो प्राइमरी कंज्यूमर इसमें से बताओ। प्राइमरी मतलब सबसे पहले कोई चीज खा रहा है, सबसे पहले जो यूज कर रहा है उसे बोल रहे हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर इसमें से बताओ कौन है? 36 का क्या आंसर हो जाएगा? देखो प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब ये समझ लो, सबसे पहले से मान लो घास है, घास सबसे पहले कौन खा रहा है? खा रहा है आपका बकरी। तो बकरी क्या है? आपकी प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर उसके बाद बकरी को कौन खा रहा है? बकरी को आपका खा रहा है शेर। तो शेर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर आप उसे बोलोगे द्वितीयक उपभोक्ता। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फूड इकोसिस्टम में। तो हम ये बात क्या कर रहे हैं, कौन प्राथमिक उपभोक्ता है बताओ मुझे। एक तो आपका हिरण है, दूसरा आपका क्या है? चींटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 जो है आपके क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आपके चेन में सबसे पहले कंज्यूम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उनको जो कंज्यूम करता है उसे देखो। जो ग्रास है, ग्रास क्या है? ग्रास तो प्रोड्यूस कर रही है ना। ग्रास तो क्या हो जाती है आपकी? प्रोड्यूसर में आती है, वो उपभोक्ता में नहीं आती है। ठीक है, उत्पादक होता है वो। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है बताओ मुझे। खाद्य श्रृंखला में अगर हम बात करें तो मानव क्या होता है बताओ। मानव क्या है आपको मैंने समझा दिया। देखो मानव क्या है? मानव प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है। क्योंकि हम लोग क्या है, जैसे साग वगैरह जो खाते हैं हम, है नहीं, साग खाते हैं, वो भी तो एक तरह की घास से जोग रही है, तो वो हम खाते हैं, तो हम प्राथमिक भी हैं। और हम लोग क्या है, बहुत से लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक भी हैं। तो क्या है खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? मानव प्राथमिक द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बताओ इसमें से कौन सही सुमेलित है। जल्दी से पढ़ लो फटाफट आंसर और मुझे बताओ सही सुमेलित इसमें से क्या है। जल्दी से देखो, मैं इसीलिए साइड हो जाती हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन के साथ आंसर देख लो। वीडियो अगर तेज लगे तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना, नहीं तो इसको इस जगह पॉज कर लो। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके इसका आंसर देख के फिर मेरा आंसर सुना करो। चलो, तो उससे क्या होगा, दोबारा रिवाइज नहीं भी करोगे ये वीडियो तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। तो 38 का क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही। देखो पर्वत जो है स्थायी मैंने नहीं बताया। मैंने क्या बताया? सबसे स्थायी कौन सा था? समुद्र था। बताया था मैंने ना। सबसे स्थिर जो है वो कौन सा परितंत्र है? समुद्र है। तो ये तो आपका गलत है। अजैविक अवयव क्या होगा? जीवाणु होगा? नहीं, मैंने पीछे बताया था। अजैविक जो है वो कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट आपके वायु है, हवा है, जो भी चीजें आपकी क्या है जिनके अंदर जान नहीं है वो क्या है? अजैविक होते हैं। तो ये भी नहीं है, तो जैविक अवयव है। वर्षा जो है वो क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित क्या है? हरे पौधे जो है वो क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को आपके बनाए रखते हैं, उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो क्या है आपका? सही सुमेलित है। 38 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। बताओ पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स क्या है? किसी भी जगह आपसे ये क्वेश्चन तो एकदम समझ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी आपसे ये पूछा जाए ना ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, और अगर आपको वहां दिख जाए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी दिख जाए, सीधे उसको मार देना,
कोई आंसर, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। कहीं भी आपसे पूछे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है परिस्थिति में, इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में, हर जगह एक ही चीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कौन है? हमारी सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। 39 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 क्या है। निम्न में कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताओ, निम्न में कौन सा कथन आपका सही है? पढ़ो सारे और जल्दी से बता दो। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। या फिर प्रागामी बढ़ते पोषण के साथ सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। बताओ इसमें से कौन सा होता है? देखो, जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा में नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय भी नहीं होता है। हाँ, क्या होता है? ये बिल्कुल सही आपका है, सी जो है वो क्या है कि जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे पोषण का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ऊर्जा का जो सापेक्षिक क्षय होता है वो आपका घट जाता है। बहुत से लोग इस थ्योरी को जानते होंगे कि जैसे जैसे क्या है, जैसे घास से क्या होती है, घास से आपके गोट को मिली तो ऊर्जा का कुछ क्षय होगा। वो जो गोट से आपको फिर क्या कहते हैं, लायन ने उसको खाया, शेर ने उसको खाया, उसको क्या होगा, और कम एनर्जी मिलेगी वहां तक और ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो सही कौन सा है इसका? सही सी है आपका कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ क्या होता है, ऊर्जा आपकी क्षय हो जाती है, यानी कि घटती जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक वो भी दिया, अभी आपको बताऊंगी अभी आगे एक एक्सप्लेनेशन में, कि 10% का नियम होता है। किससे संबंधित है 10% का नियम? देखो, 10% जो रूल होता है वो किसका है? वो इसी का रूल है कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, पोषण का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, एनर्जी, ऊर्जा का क्या होगा, क्षय होता जाएगा। उसे क्या बोलते हैं हम? 10% नियम। तो यहाँ देख लो पहले, 10% जो नियम है वो किससे संबंधित है आपका? 10% नियम जो होता है, 10% नियम आपका संबंधित होता है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। उसे ही हम क्या बोलते हैं? 10% नियम बोलते हैं। एक आपका जो पोषण स्तर होता है उससे दूसरे पोषण स्तर पर जाने को हम क्या बोलते हैं? 10% का नियम बोलते हैं। ठीक है, हर बार क्या होगा आपका 10% का क्या होता है? लॉस होता है। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। किसने दिया था इस 10% के नियम को? नाम याद कर लो, इनका नाम था लिंडेमान। लिंडेमान ने क्या दिया था? 10% का नियम दिया था। इनके अनुसार क्या था, जो शाकाहारी जंतु हैं, उत्पादक हैं, उनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 10% भाग वो अपने में संचित करेगा, बाकी 90% क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम 10% का नियम। समझा देती हूँ। देखो क्या होता है, हर बार पोषण का स्तर होता है आपका। ग्रास है, ग्रास से क्या मैंने बताया आपको? गोट खाएगी। गोट से क्या बताया मैंने आपको? लायन खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि लिंडमैन ने एक 10% का नियम दिया है। उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो ये होगा वो क्या होगा, अपने पास 10% संचित करेगा। हर बार क्या होगा, सिर्फ 10% संचित करेगा, बाकी आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा ही संचित कर पाता है। इसीलिए मांसाहारी तक क्या होगा, ऊर्जा और कम हो जाती है। ठीक है, लिंडमैन का क्या है, 10% का नियम है जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें देखो, लिखने को तो आएगा नहीं कि आपसे पूछा जाएगा लिंडमैन का 10% का नियम दो। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 10% का नियम किससे संबंधित है, आप बता देना। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण जब स्तर जाते तो जो ऊर्जा का क्षय होता है, सापेक्षिक क्षय होता है, उसी को हम 10% का नियम बोलते हैं। और ये किससे वो है आपका, किसने दिया है इसको? लिंडेमान ने दिया है। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? किसी भी अगर हम इकोसिस्टम की बात कर लें तो ऊर्जा का जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है? बताओ, एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड ऐसा होता है हमेशा। ठीक है, तो क्या होगा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा आपका
सीधा होगा, ठीक है। नीचे आपका ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते होगे वैसे क्या होता रहेगा, ऊर्जा की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया 10% हर बार स्टोर होगा। तो यहाँ पे 10%, फिर उसके बाद उसका 10%, फिर उसका 10%, तो क्या होगा देखोगे आप, वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा आपको सीधा दिखेगा, ये आपका एक पिरामिड है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, यानी सबसे नीचे जो होगा उसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, सबसे ऊपर वाले के पास क्या होगी, कम ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होगा। आगे देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है। अब मुझे बता दो, अब तो मैंने इसको आपको समझा दिया, पोषण स्तर वाली बात बता दी, इसका आंसर अब आप लोग बताओगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने अभी समझाया कि जो ऊर्जा की मात्रा होती है, लिंडमैन ने 10% का क्या दिया था, लिंडमैन ने नियम दिया था, जिससे क्या है आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 10% जो ऊर्जा है वो हर बार क्या होगी, स्टोर होगी। यानी कि अगर हम बात कर लें कि 100 मान लो ऊर्जा थी घास के पास, बकरी ने कितनी स्टोर करी, सिर्फ 10% स्टोर करी। अब बकरी से कौन स्टोर करेगा 10%, 10 का 10% जरा बताना कितना होगा मुझे, 10 का 10% जल्दी से बताओ कितना होगा, 1 होगा। यानी शेरते जाते जाते वो एनर्जी कितनी रह गई, सिर्फ 1 रह गई। तो क्या होगा, एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या हो रही है, घटती है। बिल्कुल सही, क्या होगा, घटती है, ना बढ़ती है ना स्थिर रहती है, क्या होती है, हमेशा घटती है। समझ में आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, अगली बार कुछ स्ट्रैटेजी या किसी और नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कम टाइम में जल्दी जल्दी चीजें आपकी हो जाएं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। जीव भार समझ रहे हो, जो बायोमास होता है आपका, बायोमास आपका जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, मुझे बताओ। 44 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो क्लास, क्या होगा 44 का आंसर, बिल्कुल सही, ये आपका तालाब में होगा। तालाब में क्या होता है, जीव भार का जो पिरामिड होता है वो आपका कैसा हो जाता है, वो आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। वो आपका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है बताओ मुझे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ठीक है, जैसे आपकी शार्क वगैरह हैं, वो क्या होती हैं, क्या होती हैं आपकी, उनका मास ज्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। हर जगह बाकी सीधा रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, जीव भार का पिरामिड आपका ऑपोजिट हो जाता है, उलट जाता है। कहां पर, जीव भार का पिरामिड, तालाब में। याद रख लो, रट लो, जो करना है कर लो, जीव भार का पिरामिड सिर्फ कब उल्टा होगा, आपका तालाब के केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किसने किया था, मैंने बता दिया आपको, टांसले ने। टांसले ने क्या किया, तंत्र का नाम दिया। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। घटती उत्पादकता के क्रम की बात हो रही, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादक कहां पे है आपके, मैंग्रोव में है, फिर कहां पर है, घास स्थल पे है, फिर कहां पर है आपके, झील में है, और सबसे ज्यादा कहां पे यहाँ पे कम है, महासागर में, ठीक है। घटती उत्पादकता की बात हो रही, यानी सबसे ज्यादा कहां है, मैनग्रोव में, फिर घास स्थल में, फिर झील में, और फिर आपके महासागर में है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको ये चीजें वन लाइनर में दिखा दी हैं। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी कि एनवायरनमेंट को, आपके जो आपका इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है, कौन करता है, आपको पता है, इसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो क्या है, उसको अभी इनफैक्ट मना भी कर दिया कि आप नहीं लगाना है, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा खींच ले रहा था। तो देखा गया कि जहां पर ढेर सारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए, उसके अगल बगल क्या हुआ, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया, इसीलिए इसको आप मना भी कर देंगे कि ये ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। तो ये क्या है, आपका पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। 45 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 क्या है हमारा, जल्दी से बता दो क्लास। क्वेश्चन देखो क्या है 46, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक का मतलब क्या होता है, देखो दो तरह के आवास होते हैं, अगर आप अभी पढ़ोगे तो डिटेल में, तो एक क्या होते हैं, दो तरह के आवास होते हैं, एक आपका लैंटिक होता है, दूसरा आपका लोटिक होता है, ठीक है। तो लैंटिक जो होता है वो आपका स्टैटिक आवास होता है। कैसा है, स्टैटिक आवास। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज आपकी रुकी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक, है ना, कि ये स्टैटिक है, ऐसे ही चल रहा है। एक डायनेमिक होता है जो आपका हमेशा इधर उधर कहीं भी मूव करता रहता है, तो ये स्टैटिक है। तो यहाँ देखो कौन सी चीज है, नदी। नदी कभी आपको दिखती है कि रुकी हुई रहती, नदी तो क्या होती है आपकी, बहती रहती, निरंतर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से जाती रहती, तो नदी तो नहीं होगी। तो जहां जहां नदी है वो तो क्रॉस हो जाएगा। तालाब और दलदल, इनको क्या देखा, ये तो स्थिर रहते हैं, ये नहीं चलते हैं। ये तालाब जहां आपके गांव में होगा, किसी जगह आप देखो तालाब जो है वो उतने में ही रहते हैं, वो नहीं मूव करते हैं। तो अगर बात करें जल समुदाय में लैंटिक आवास यानी स्टैटिक आवास कौन सा है, तो तालाब और दलदल है, ठीक है, जो रुके हुए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लैंटिक आवास बोलते हैं।
आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? अब मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था, इसकी लैंग्वेज बदल दी गई बस। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 47 का जल्दी से बता दो क्या है? 47 का आपका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, मैंने बता दिया था। सबसे स्टेबल कौन सा है आपका? महासागर, सामुद्रिक, समुद्र, कुछ लिखा हो वो आपका क्या होगा? हमेशा सबसे स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा। नेक्स्ट देख लो, पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? अभी मैंने किसका नाम बताया था आपको? पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र के लिए क्या याद नाम दिलाया है आपको? तंत्र और एजी टांसले, ठीक है, टांसले और तंत्र आपको याद रखना है। अब एक और लोग आ गए, कौन आ गए हैं? पारिस्थितिकी निशे। तो पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया है? 48 का क्या आंसर हो जाएगा? इनका नाम है ग्रीननेल। कैसे याद रखोगे बताओ, इनको कैसे याद रखोगे? ने से नीचे याद रखो, ग्रीननेल, ने के नीचे। देखो हर चीजें याद तो रहती नहीं, मुझे भी नहीं याद, बट ऐसे ही कुछ, मैं ये नहीं कह रही यही बना लो, कुछ एक निमोनिक से कुछ याद करने के लिए कुछ याद कर लेते हो ना, तो क्या होता है एग्जाम में से रिवाइज नहीं करके गए, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन दिखता है तो वो चीज़ स्ट्राइक करती है कि अच्छा हमने कुछ ऐसा याद किया था, इस टाइप से कुछ बनाया था, क्योंकि सारी चीज़ें याद तो एग्जाम में किसी को नहीं रहती। तो जब पढ़ा करो, कोशिश किया करो अपने हिसाब से, तुम्हें जो जैसे समझ में आता है वैसे अपने हिसाब से आप बना के इन चीज़ों को याद कर लो। जैसे तंत्र टांसले, तो टांसले जहां आएंगे मैं वहां पारिस्थितिकी तंत्र को मारूंगी, इन्होंने संकल्पना की थी इसकी। इसको पारिस्थितिकी निशे, तो ग्रीनेल, ने से निशेल और हम ने से क्या मारने? निशे, ठीक है, तो ग्रीनेल और निशे। आप कुछ और नेल और निशे का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो कौन है जो घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, यानी कि आपकी जो डेंसिटी हो रही है उसकी प्रवणता को कौन दर्शाता है? इसका नाम होता है दोस्तों पिक्नोक्लाइन। ये याद करना हो कर लो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई थिंक मेरे हिसाब से इतना वो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वन लाइनर में था इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। तो कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? पिक्नोक्लाइन। क्या नाम होता है इसका दोस्तों? पिक्नोक्लाइन। 49 का आपका क्या आंसर है? सी है। पिक्नोक्लाइन जो होता है किसी जल निकाय में क्या दर्शाती है? आपकी डेंसिटी की प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है, पिक्नोक्लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये थोड़ा सा आपके लिए वन लाइनर कुछ चीजें लिखी हुई है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देख लो। किसी पर्यावरण में विभिन्न जातियों की श्रेणियों की विविधता को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता की इंग्लिश क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। इसको ऐसे सिंपल उसमें समझ लो कि किसी भी एनवायरनमेंट में अगर हम जाते हैं तो वहां क्या होता है? ढेर तरह के आपके क्या होते हैं? पशु, पक्षी और सब चीजें होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। किस एनवायरनमेंट में इतनी तरह के जीव रह रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। पर्यावरण में प्रजातियां जो होती हैं वो कई समुदायों में क्या होती हैं? संगठित रहती हैं, और ये समुदाय ही मिलकर क्या करते हैं? एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है उसको मेजर किया जाता है। जैव विविधता में देखो क्या क्या है, कौन कौन सी हमारी श्रेणी है? अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। ये श्रेणियों में हम क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसमें डिवाइड हो रही है आपकी? अल्फा, बीटा और गामा। और इनका विभाजन जो अल्फा, बीटा, गामा में किया था वो किसने किया था? विटेकर नाम था इनका। क्या नाम था? ऐसे बोलते हैं हिटेकर, लेकिन ये डब्ल्यू साइलेंट रखते हैं, लेकिन आप ये नाम के लिए याद रख लो विटेकर। विटेकर ने क्या किया था? इसका विभाजन किया था। किसका विभाजन किया था? बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी, डिफरेंट टाइप्स के लोग, डिफरेंट टाइप्स के जो आपकी मतलब बायोटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कि ये इतने ढेर सारे लोग यहाँ पर समुदाय में रहते हैं। तो उनका जो डिवीजन करते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का जो विभाजन किया गया था वो किसने किया था? विटेकर ने किया था। और किसमें किया था? अल्फा, बीटा और गामा में किया था, ठीक है। अब देख लो, अल्फा जो होता है, अल्फा सूचकांक, वो क्या होता है? स्थानीय स्तर पर जो क्या कहते हैं, स्थानीय स्तर पर जो समुदाय होते हैं उनको दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो लोकल लेवल पर होते हैं उनको दर्शाता है, ठीक है। बीटा सूचकांक क्या करता है? स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात दर्शाता है, जबकि जो गामा है आपका वो पूरी विविधता को दर्शाता है, जो संपूर्ण आपकी विविधता होगी उसको दर्शाया जाता है। ऐसे समझ लो, सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, अल्फा जो होता है वो लोकल लेवल पे है, बीटा जो है उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझ लो है, और गामा की बात करें तो पूरे इंडिया के लेवल की बात हो रही है। समझ में आई बात? ऐसे ही उन्होंने डिवीजन किया था बायोडाइवर्सिटी का। किसने किया था? विटेकर ने किया था। देखो
देखो आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है समझ लेना कि इससे रिलेटेड मान लो टफ क्वेश्चन बनाया जा रहा है, टफ पेपर आ जाए और चीज़ें अगर आए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उन चीज़ों को सॉल्व कर सको, बस आपको बाकी रटने की ज़रूरत नहीं, इनको समझना है खाली। तो मैंने क्या बताया, जो बीटा अल्फा है सबसे छोटा है वो आपका स्थानीय लेवल पे होगा, और जो आपका बीटा है वो क्या करेगा स्थानीय और क्षेत्रीय पे, और गामा जो है वो क्या करेगा पूरे संपूर्ण विविधता को दर्शाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे देख लेते हैं। देखो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो जितनी भी आपकी टफ चीज़ें भी हैं उनको ऐसे आसान सी भाषा में आपको समझाऊं। और देखो अभी आपको बता रखा है कि गिव अप मत करना। मैं भी देखो पीसेस का एग्जाम पिछली बार दी थी, नहीं हुआ था, फिर इस बार और जी जान से लग के फिर से देना है मुझे पीसेस, और तैयारी कराऊंगी भी आपको पीसेस की, मैं भी तैयारी करूंगी, आपको भी बताती रहूंगी कैसे करना है। लेकिन पहले लेखपाल पे फोकस करके इसको सेलेक्ट कर लो, एक नौकरी हाथ में ले लो। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसके बीच में बताओ संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी आपकी 50 का बिल्कुल सही, 50 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जीव और वातावरण के बीच में जो संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लो, ये तो मैंने आपको बता दिया, संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? टांसले ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन पारिस्थितिकी विषय के में सही नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ऐसा लग रहा है। बंद तंत्र होता है, जिसको क्वेश्चन अगर याद समझ में आ गई ये क्लास तो उनके लिए रिवाइज अगर हो रहा होगा तो उनको समझ में आ रहा हो कि हाँ हमें समझ में आ गया है। बंद तंत्र नहीं होता है, क्या होता है? खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट देख लो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? खुला तंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है, इनपुट और आउटपुट लगातार होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बंद तंत्र में नहीं होता है। बंद तंत्र क्या है? उसमें जो चीजें हो गई वो हो गई। लेकिन ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, इसमें लगातार ऊर्जा वगैरह का क्या है? आदान प्रदान हो रहा है। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? बताओ, पढ़ो और मुझे बताओ। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लो इसमें, लेकिन बताओ किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? जल्दी से बताओ, किन 4 के द्वारा होता है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण? बताओ। पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? मैंने आपको बताया ना, जहां पे क्या हो, जीव और वातावरण दोनों आना चाहिए। यहाँ क्या दिख रहा है? जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, किसी भी जीव का नाम आ रहा है? तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देख लो, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, यहाँ भी क्या कोई जीव नहीं है? तो ये भी नहीं है। यहाँ देख लो, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी, अब क्या है यहाँ पे? वायु और किसी चीज की बात नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं है। ये वाला देखो, अजैविक पदार्थ, अजैविक में क्या बताया था मैंने आपको? वायु, मृदा, तापमान, ये सब क्या आ जाएंगे आपके? अजैविक आ जाएंगे। उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक, तो ये क्या है आपके? यही आपके 4 घटक जो हैं वो मिला के क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम बना रहे हैं, आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा रहा है। क्लियर? चलो, ये जिसको आ गया था तो अपने लिए खुद ही शाबाशी ले लो कि बहुत बढ़िया। ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र के पूछे जाएंगे जो आप अब कर ले जा रहे हो। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है? बार बार वही क्वेश्चन पता नहीं क्यों टाइप कर दिया है। या एक बंद तंत्र होता है, मैंने बता दिया कि नहीं होता है, ये हमेशा क्या होगा? एक खुला तंत्र होगा। कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी हूं मैं ऐसा। कौन सा था? धान का खेत। यहाँ पे क्या है? खेत। खेत क्या होगा आपका? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और आंसर को बताइए। पहला क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इसका प्रयोग किसने किया था? रटा चुकी हूं, अब तक तो रट जाना चाहिए। 2 नाम मैंने बताए आज की क्लास में। एक आपको मैंने बताया टांसले, किससे याद रखोगे? तंत्र से। दूसरा मैंने अभी क्या बताया आपको? पारिस्थितिकी निशे। निशे का किसने किया है नाम? ग्रीनेल ने। क्या नाम है इनका? ग्रीनेल। ठीक है, देखो 2-3 बार बोल देती हूँ सिर्फ इसलिए कि एग्जाम में नहीं रिवाइज कर पाओ, कुछ होता है मेरी ये बात याद रहे कि नीशे ग्रीनेल। चलो ठीक है, वे जीव जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो ये बात भी सही है, आपको पता है ना, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ ये लोग होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे हरे पौधे क्या है? ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ही मुझे लग रहा सही ऐसे हो जाए। वैसे आपको यहाँ 2-2 के पेयर ही दिख रहे हैं, इनको मार लेना। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं? नहीं। आगे देख लो, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है? ये भी नहीं है। तो सिर्फ क्या है, कौन सही है आपका? पहला और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, बताओ। इसमें से देखो और बताओ मुझे। इकोसिस्टम बता चुकी आपको, इकोसिस्टम की हिंदी पारिस्थितिक तंत्र, तंत्र के बारे में क्या सही है बताओ, जल्दी से देखो और इसका मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है बताओ, यहां पर जल्दी से बताओ क्या है। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता जो वो उत्पादक पे यानी कि घास पे बकरी इसका सबसे कम आश्रित है, सबसे ज्यादा उसी पर डिपेंड है, तो ये तो गलत हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक है, ये भी गलत है। उपभोक्ता जो है वो उत्पादक से कम है, ग्रास ज्यादा है और घास ज्यादा है और बकरी कम है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो सबसे लास्ट में, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है, तो ऐसा नहीं है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, अधिकतम नहीं है, ठीक है। उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये सही है आपका। 57 का क्या है, अभी तो फिलहाल यही सही है, उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से क्या है, अधिक है, ठीक है। चलो 57 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण क्या है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या ये सही बात है, क्या लग रहा है आपको, ये सही लग रहा है आपको? तो ये तो गलत है, ऐसा तो है ही नहीं कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का साफ साफ मतलब है जीव और वातावरण एक दूसरे पर डिपेंड है पूरी तरह से, तो ये निर्भर करते हैं, तो ये तो गलत हो गया ए। दूसरा क्या है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। मानव इंडस्ट्री लगाता है, मानव ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है, उससे क्या होता है, पर्यावरण पर सीधे सीधे इफेक्ट हो रहा है। देख रहे हो उस समय जो इतना हम लोग एसी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी और चीजें जो कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लेशियर आपकी देखो मेल्ट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या है, ये आपका इसका डी हो जाएगा कि ए तो गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं जरूरी नहीं इस तरह के एग्जाम में आ जाए, मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह के आएंगे, लेकिन आपकी इस तरह के अप्रोच से क्या फायदा हो रहा है कि इस तरह के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको पढ़ के सॉल्व करोगे, ठीक। चलो आगे देख लो, पारिस्थितिकी तंत्र के वही क्वेश्चन फिर आगे, इनको हटा दो। ये क्वेश्चन देख लो, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है मैं करा चुकी हूँ आज की ही क्लास में। इसका आंसर आप सब लोग बता दो क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी उस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना, मैं कोशिश ये करूँगी कि इस तरह की 2-3 और वीडियो ला के आपका जो पारिस्थितिकी वाला कोर्स है वो खत्म कर दूँ। जो मैंने आपको डेमो दिखाया था स्टार्टिंग में वैसा ही आपको अगर कंटेंट चाहिए होगा तो आपको जो नंबर मैंने दिया है, नंबर मुझे नहीं याद है क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं है, तो वो जो आपको मैंने नंबर दिया उस पर आप क्वेरी करके पूछ सकते हो, मैम अपनी रिप्लाई दे देंगी, ठीक है। और जो भी कोई चीज़ें आपकी क्वेरी है वहाँ से पूछ सकते हो, बाकी पढ़ाई करते रहो। अभी मैं आपके लिए 1-2 वीडियोस और आज के आज ही डालूंगी। प्लीज़ होली तो आपकी आएगी ही, इस साल पढ़ाई कर लो और बेहतरीन ऐसे रंगों के साथ अगले साल आप रहो कि आपको भी लगे कि हाँ मैंने अपनी सरकारी नौकरी निकाल ली। कट ऑफ जो लेखपाल की सोची गई थी, ठीक है, मैंने तो बताई थी आपको कि इतनी नहीं जाएगी, सब 60 बताए थे, लेकिन मैंने बताया था 60 नहीं जाएगी, 60 वाले हाँ सेफ ज़रूर हो। तो अब आपको अगर मौका मिल गया है तो प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट बार बार कर रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लो, एक नौकरी ले लो, बाकी आगे जो करना होगा, जो तैयारी करनी होगी वो करते रहना। धन्यवाद।